हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, आज चलिए पढ़ते हैं। हमारा है मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 13। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 तक हमने क्या किया था। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री, हमने स्टार्ट करी थी। स्टोइकियोमेट्री में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था कि उससे 2-3 क्वेश्चन करा दिए थे, जो उस प्रोसेस पे जैसे कि क्वेश्चन का होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से कैसे फॉर्म होती है वो वाली। और उसके बाद उसमें पढ़ा था हमने क्या कि परसेंटेज यील्ड पढ़ा था हमने, परसेंटेज प्योरिटी पढ़ाई थी मैंने, और उसमें बताया था कि कितने परसेंट होते हैं वो परसेंटेज प्योरिटी से निकालना। क्वेश्चन भी करवाए थे और उसमें मैंने एक लाइन और बोला था कि अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि परसेंटेज इम्प्योरिटी भी निकालनी होती है। ठीक है, तो परसेंटेज इम्प्योरिटी कैसे निकालते हैं, तो एक क्वेश्चन करो। ठीक है, देखिए जिसमें आपको मैंने बोला था कि उसको सीधे क्या करेंगे, जब परसेंटेज प्योरिटी जितनी रहेगी उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे, तो 100 में से माइनस कर देंगे परसेंटेज प्योरिटी को, तो हमारी परसेंटेज इम्प्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए। चलिए लिखिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन से ही लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। 10 ग्राम ऑफ MnO2, 10 ग्राम ऑफ MnO2 on reaction with HCl, on reaction with HCl form 2.24 liter of chlorine। ठीक है, एट NTP, ठीक है। सो निकालना है व्हाट इज परसेंटेज इम्प्योरिटी। देखिए व्हाट इज परसेंटेज इम्प्योरिटी ऑफ MnO2। MnO2 परसेंटेज इम्प्योरिटी पूछ रहा है। इक्वेशन भी आपको दे दिया हुआ है। MnO2 HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है हमारा MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस HCl प्लस Cl2। ठीक है, चलिए समझ गए। देखो अब इसको बैलेंस कर लीजिए, तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा MnO2 है, ये MnO2 एक है, उसको O2 कितना है हमारे पास H2O, HCl नहीं H2O। HCl नहीं बनेगी ना, क्लोरीन तो बाहर निकल ही गई, तो H2O वाटर बनता है इसमें। ठीक है, H2O ही दिया हुआ है, मिस्टेकली लिखा गया था। MnO2 तो Mn हो गया एक, O2 है, एक ऑक्सीजन है, 2 है, ये ऑक्सीजन हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। क्लोरीन है, देखो तो क्लोरीन हमारी कितनी है 2 और 2 4, तो इसको क्लोरीन को पहले बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस में दूसरे कलर से कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। क्लोरीन 4 है, पहले क्लोरीन को बैलेंस करते हो। क्लोरीन को हमने बैलेंस कर लिया तो अब हमारा मैग्नीशियम बैलेंस ही है, तो अब क्या करोगे, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हमारी हो जाएगी। देखिए ऑक्सीजन कितना है 2, तो इसको 2 कर दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन भी हमारी बैलेंस होंगी, 4 हाइड्रोजन। अब स्टार्टिंग में देखो मैग्नीज 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 2, क्लोरीन 4, 2 2 4 हो गई। चलो इतना तक समझ गया। अब देखो बोल रहा है कि अब हमारा परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, क्योंकि हमें परसेंटेज इम्प्योरिटी निकालना है तो हम उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। सबसे पहले हम परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे और फिर उसको 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, हाँ, कि टोटल अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस कंपाउंड ये बाय टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, ये मैं पहले पिछले वाले लेक्चर में लिखवा चुकी हूँ। अगर आप नए हो तो आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ जाके पीछे वाले लेक्चर देखिए, आपको सारा समझ आ जाएगा। उसमें मैंने सारा लिखवा रखा है परसेंटेज प्योरिटी का। उसी बेसिस पे मैंने इम्प्योरिटी वाला बस बोला था, क्वेश्चन नहीं कराया था, इसलिए मैं एक क्वेश्चन उस बेसिस पे करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए देखो तो परसेंटेज प्योरिटी का है फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल, प्योर
सैंपल बाय टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल इंटू 100, 1000 नहीं 100, क्या हो गया, हाँ ठीक है, समझ गया। देखो, और उसमें मैंने क्या बोला था कि आपको प्योर सैंपल निकालना पड़ेगा। प्योर बोल रहा है कि प्योर का फॉर्म, मतलब इसका प्योर फॉर्म, ये इम्प्योर थोड़ी नहीं बोले 10 ग्राम इतना का रिएक्शन, इसका 10 ग्राम, इसका प्योर फॉर्म कितना होगा, ये इसका पूरा वेट होगा, उसका प्योर फॉर्म होगा, तो इतना इसका फॉर्म है तो उसका प्योर बोल रहा है, तो प्योर सैंपल आपको निकालनी पड़ेगी। और ये जो दी हुई है ना हमारे पास 10 ग्राम, वो हमारी सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, जो दिखा हुआ है ना टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल, ये हमारा गिवन होता है क्वेश्चन में, और प्योर सैंपल हम निकालते हैं, बस प्योर सैंपल निकालने पे ही सारा क्वेश्चन बेसिस है, ठीक है। चलो, टोटल बस एक प्योर सैंपल आप निकाल लोगे ना तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि इसका निकालना क्या है, ठीक है। देखो, अब हमारा है, सबसे पहले क्या करना है हमें, कि प्योर सैंपल निकालने के लिए क्या करोगे। अब देखो, ये वाला ये इक्वेशन हो गया, लिख लिए होंगे, तो इसको मैं मिटा रही हूँ क्योंकि हम इसी को आगे फॉलो करेंगे। देखो क्या था, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो क्लोरीन को लेके चल रहे हैं क्योंकि क्लोरीन दिया था, इसका 1 मोल है, ठीक है, सेम मोल है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है आपको कि 1 मोल, यहाँ पे लिखो 1 मोल Cl2 गैस, इसमें कितना है, देता है 1 मोल MnO2 गैस, मतलब 1 मोल Cl2 गैस किससे फॉर्म हुआ, 1 मोल MnO2 गैस से, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सो 2.24 बाय 22.4, देखो ये गैसिक फॉर्म है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, देखो हर जगह यूज हो रहा है, जो हमने पहले पढ़ा है, गैसिक फॉर्म है तो क्या होता है, गिवन वे मतलब वॉल्यूम बाय गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी सेम होती है, बस तो टेम्परेचर की थोड़ी सी डिफरेंस होती है, ठीक है। तो अगर कहीं टेम्परेचर आपको दिया रहा है तो वहाँ पे हम चेंज कर देंगे, लेकिन अगर वॉल्यूम और प्रेशर सेम ही होता है, तो 22.4 बाई 22.4 लीटर होगा, ठीक है। मोल, देखो मोल मैंने निकालना बताया था ना आपको, ये हमारा क्या है, गेल-लुसाक लॉ के अकॉर्डिंग हमने मोल निकाला था कि गिवन वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम 22.4 लीटर में होता है ना एट एसटीपी, तो ये है मोल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा गिवन वॉल्यूम 22.4 बाई 2.4 दिया हुआ है 2.24 बाई 22.4, ये दोनों क्या दिया है, ये लीटर में ही दिया है, तो इसमें मल्टीप्लाई हम 1000 से नहीं करेंगे। इतना समझ आ गया, तो यही किया है मैंने यहाँ पे, समझ आ गया। चलो, तो ये Cl2 गैस का हो गया हमारा, तो ये यहाँ पे जितना इसका मोल आएगा उतना मोल इसका भी आएगा, तो ये कितना है 0.1, ये काट दोगे कैंसिल हो गया 0.1, तो इसका 0.1 मोल आ गया ऑफ MnO2। MnO2 का आपको कितना 0.1 मोल आ गया, समझ गया। अब हमें निकालना क्या है, इसका वेट, मास निकालना है, क्योंकि हमको मास से ही डिवाइड करेंगे ना, मास दिया हुआ है तो मास निकालना है। तो मास क्या करेंगे, इसको मोलर मास से हम इसका क्या कर देंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे मोल को, तो हमारी आंसर आ जाएगी मास। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखो मोलर मास ऑफ MnO2 का कितना होता है, MnO2 का मोलिकुलर वेट देखो कितना होता है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैग्नीज की मोलिकुलर वेट कितनी होती है 54.9 होती है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली उसको आप मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप उसको 55 ले सकते हो, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 55। मैग्नीज का होता है 55, यहाँ पे लिख लो 55। अगर आपको पूरा लिखना है तो यहाँ पे लिख लो 54.9, जिसको हमने स्लाइटली इक्वल मान लिया, 55 के इक्वल मान लिया स्लाइटली, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 55 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 2, 2 ऑक्सीजन है प्लस 16, समझ गए। सो कितना आएगा 55 प्लस 32, 16 2 जा 32, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया 8 ग्राम पर मोल। मोलिकुलर वेट होता है हमारा MnO2 का, क्या बोलते हैं 87 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके वेट से इसके वेट से मोल को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, चलिए नोट कीजिए यहाँ तक, चलो हो गया। चलिए सो यहीं पे करो, वैसे क्वेश्चन भी रब कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 10 ग्राम दिया हुआ है वो याद करना है। चलो अब देखो क्या था, हाँ अब है हमारा वेट निकालना है, मास ऑफ MnO2 बाय मोलर मास। मैं इतना ये कर रही हूँ, सब मैंने पहले पिछले पढ़ा रखा है,
मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ। सो आप ध्यान रखना, पीछे वाला जब आप यहाँ पे पढ़ते हो तो पीछे वाला रिवाइज करके मतलब बैठा करो, ताकि आप यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा मेरे से पहले करके बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं पहले कर लिया, फिर बस आंसर मैच कर लेना, तो आपको इससे आपके रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अगर आप नए हो तो जाके चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा सारा देख लो, और फिर उससे भी आपका रिवीजन हो जाए। एक तरीके से आपके क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है ये, क्या कि एक बार पहले से पढ़ा दिया मैंने, उस बेसिस पे तो घर पे जाके किए ही होगे, फिर उस फॉर्मूला को हमने फिर मैं यहाँ पे पुट करके डाल रही हूँ, तो आप करके बैठ जाओगे, फिर देखोगे कि कैसे कौन से स्टेप में क्या कर रही है मैम, और उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं उसको फिर चेक करते रहोगे। फिर वहाँ पे अगर मान लो आपका सारा सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं आपको स्लाइटली मिस्टेक मतलब थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो रही है तो चेक कर लोगे कि कौन से स्टेप पे मिस्टेक है। ठीक है, चलिए। सो ये मोलर मास, ये मोल इज इक्वल टू हो गया, इतनी वैल्यू हमारी 1 के इक्वल आई थी, ये 1 आई थी ना। सो अब हमारे पास मास निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा 0.1, और मोलर मास कितनी आई हमारी 87, तो 87 मीन्स 8.7, 8.7 हमारी ग्राम आ गई। चलिए, चलो अब क्या है, अब आ रहा हमारा परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, हमें निकालना था। सो देखो अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा गिवन वेट क्या था 10, जो हमारा जो नहीं हमारा हमने सबसे ऊपर लिखते हैं प्योर वैल्यू का ना, तो प्योर वैल्यू का वेट कितना आया ये 8.7, जो हम निकाले हैं 8.7, ये विजिबल नहीं है, हाँ देखो 8.7 जो हमने निकाला प्योर का, और हमारा गिवन सैम्पल का अमाउंट कितना था 10, ठीक है, इंटू 100, समझ गया। सो ये हो जाएगी 87%, समझ गया, हमारी प्योर वैल्यू आ गई, प्योर परसेंटेज प्योरिटी, प्योरिटी का अमाउंट आ गया हमारा 87%। ठीक है, तो अब हमारा निकालना क्या था मेन, इसमें इम्प्योरिटी, हमें इम्प्योरिटी पूछ रहा था, तो परसेंटेज इम्प्योरिटी निकालेंगे, परसेंटेज इम्प्योरिटी इज इक्वल टू 100 माइनस 87, सो 13%, समझ गया। देखो कितना इजी था परसेंटेज, बट यही है कि ये परसेंटेज इम्प्योरिटी के लिए आपको पहले परसेंटेज प्योरिटी जानना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गया, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, चलो देखो अब पढ़िए, अब हमें पढ़ना है लिमिटिंग रिएजेंट, हेडिंग डालो लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट, ठीक है, देखो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, वो एक देखो क्या होता है ना कि एक कोई भी एक पूरा का पूरा कंपाउंड लो, केमिकल कंपाउंड लो, उसमें क्या बोलते हैं, अगर उसका दोनों का अमाउंट सेम नहीं है, जैसे कि रिएक्टेंट में हम 2 लेंगे तो उस दोनों का अमाउंट अगर आपका सेम नहीं है ना, तो उसमें से जो जिसकी अमाउंट कम होगी ना वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, जो पार्ट उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और जो कंज्यूम नहीं होगी, जो बच जाएगा, उसको एक्सेस मतलब पार्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए लिख लो इसके इसी, चलो ठीक है। सो बैक वाली की हमारे क्वेश्चन भी कर लिया हमने और समझ आ गया। ठीक है, सो आज का टॉपिक है, आज हमें स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक से लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिखो हेडिंग डालिए लिमिटिंग रिएजेंट, क्या होता है ये देखिए, देखो पहले डेफिनेशन लिख लो फिर मैं बताती हूँ। देखो क्या है ये, इफ in a chemical compound when its exact proportion is not given, then
देखो क्या बोल रहा है कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड हमने लिया, कि जैसे हम केमिकल फॉर्मेशन करेंगे तो केमिकल कंपाउंड लेंगे, तो उसमें अगर हमारा जो प्रोपोर्शन है उसका जो वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं दी होगी, मतलब किसी भी चीज़ की होती है ना कि आपको कोई क्वेश्चन में दिया जाए कि हाँ कि इसका जैसे कि इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है, तो इसका कितना मोल होगा, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पे नहीं दी हुई है, तो अब उस केस में क्या करते हैं, द गिवन नॉट गिवन देन द वन हुज वन विच इज लेस इन अमाउंट, ठीक है, वन विच इज लेस और टोटली कंज्यूम, ठीक है, लेस इन अमाउंट, बात तो अभी वही उसी की हो रही ना, एंड टोटली consumed then that part is called limiting reagent. That part is called its limiting reagent. इट्स का मतलब यहाँ पे किस को डिनोट कर रहा है, इट्स केमिकल कंपाउंड को, ठीक है, जो होगा उस पार्ट में कि पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा पूरा रिएक्शन में, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं लिमिटिंग एजेंट पार्ट है वो, उस मतलब पूरे केमिकल कंपाउंड का वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। इट्स का मतलब यहाँ पे है केमिकल कंपाउंड, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखो ये नोट कीजिए, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि क्या करते हो आप, हम वाटर बनाते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या लेते हैं, H2 + O2, तो ये बनता है H2O, बट यहाँ पे 1 मोल की बात हो रही है, तो H2 + ½ O2 ये लेंगे, समझ गए। H2 + ½ O2 हमें मोल, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, किसी भी चीज़ की लिमिटिंग रिएजेंट देखनी है ना, तो सबसे पहले क्या करो ना, उसका हाफ, पहले 1 मोल इसका मतलब प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे, यूनिट मेथड पे लेके चलेंगे, तो इसका 1 मोल बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका कितना मोल है, इसका 1 मोल है हमारा, हाँ, इसका कितना मोल है, ½ मोल है हमारा, हाँ, इसका कितना मोल है हमारा, 1 मोल है। सो देखो इस दोनों में से इस पे कौन सी टोटली कंज्यूम हो जाएगी, हाँ, इस वाले में जो कम है वो कम है, तो ये जब तक ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट जानने का ना सबसे इजी तरीका है, देखो क्या बोलते हैं ना कि देखो जैसे कि आप दो भाई बहन हो, मतलब एक आप 2 भाई बहन हो, आप दोनों मतलब जाते हो स्कूल, तो आपके पापा मम्मी ने पैसे देते हैं, ठीक है, तो पापा मम्मी ने क्या करते हैं, एज के वाइज पैसा देते हैं, एज वाइज होता है ना कि जैसे मान लो आप भैया बड़े हैं, बहन छोटी है, तो भैया को 10 रुपये 10 रुपीज़ दे दिए, अब बहन को बोले चलो तुम तो बच्ची हो तो तुम 5 रुपीज़ ले लो, चलो 5-10 बहुत अभी के ज़माने में बहुत कम है, तो भैया को 50 रुपीज़ दिए, तो बहन को 20-30 रुपीज़ दे दिए। अब देखो आप सेम ही सामान खरीदना है, एक ही जगह पे एक ही स्टोर पे गए, और उस स्टोर पे क्या बोलते हैं ना 30 रुपीज़ की क्या बोलते हैं कोई सामान मिल रही है, कि चले गए वो लोग चाट वगैरह खाने, तो 30 रुपीज़ की क्या कर लिया उन्होंने, चाट खा लिया, तो 30 रुपीज़ जो सिस्टर के पास थी उसकी तो पूरी 30 की 30 खत्म हो जाएगी ना उस चाट स्टोर पे, जहाँ पे चाट के स्टॉल पे जाएंगे तो 30 की 30 उस लड़की की खत्म हो जाएगी, तब तक जब तक इसका 30 रुपीज़ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके भाई के पास तो अभी भी 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा बची हुई है ना, 20 रुपये, क्योंकि उसको 50 रुपये थे उसके पास, तो उसके पास 20 रुपये अभी भी बचे हैं, लेकिन इसके पूरे का पूरा चाट खाने में पूरा का पूरा 20 इसका 30 रुपया खत्म हो गया। तो उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुई, लड़की हुई, कि मतलब उस लड़की का क्वांटिटी कम हुआ, वो पूरा का पूरा उसका कंज्यूम कर लिया, उस चाट खाने में पूरा का पूरा उसका कंज्यूम हो गया, और लड़का का चाट खाने के बाद भी 20 रुपये बच गए। सो वैसे ही देखते हैं कि हाइड्रोजन, ये वाटर बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया, जिसमें से क्या बोलते हैं हमारा पास ऑक्सीजन का तो अमाउंट हमारा पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका ½ मोल ही लिया हमने, तो जब ये बनाएंगे तो हमारा ऑक्सीजन का पूरा ख़त्म हो जाएगा, बट ये तब तक उसका, जब इसका मोल दोनों का रिएक्शन बनने के बाद जब इसका ½ मोल ख़त्म हो जाएगा ना, तभी भी इसका ½ मोल बचा रहेगा, क्योंकि इसके पास टोटल कितना है 1 मोल है, ठीक है। तो इस केस में ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। इस केस में इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, आगे नोट कीजिए, फिर इसको क्या बोलते हैं ये भी मैं बताती हूँ, इतना तक नोट करो। चलिए हो गया, लिख लिए, चलो फिर चलो समझ गए, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेसिव रिएजेंट है, मतलब ये एक्सेसिव बच गया।
ठीक है। इस वाले केस में वाटर के फॉर्मेशन के केस में क्या थी, H2 हमारी आ गई और O2, ठीक है, लिख लो। अनरिएक्टेड है मतलब एक्सेसिव बोल, इसको लिख सकते हैं एक्सेसिव रिएजेंट, ठीक है, और ये लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। जल्दी से लिख लो H2, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, चलो लिख लीजिए, चलिए ठीक है। सो लिमिटिंग रिएजेंट वाला हो गया, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन ठीक है फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ग्राम ऑफ मैग्नीशियम and 2 gram of sulfur, which is limit, और इससे पूछ रहा है by the reaction ठीक है, और उसमें पूछ रहा है which is limiting reagent, which is limiting reagent, क्वेश्चन 1 है। और उसके बाद बोल रहा है which is excessive agent, excessive reagent, विच नहीं, वाट अमाउंट बोलो, लिख लो। अमाउंट पूछ रहा है कि कितना अमाउंट उसका रिएक्टेंट के बाद एक्सेसिव रिएजेंट का कितना अमाउंट बच जाएगा, तो लिख लीजिए वाट अमाउंट ऑफ excessive reagent left after रिएक्शन के बाद कितना अमाउंट बच जाएगा वही पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखो समझ गए, अब सॉल्व करते हैं, चलिए देखो बोल रहा है कि एक मैग्नीशियम सल्फाइड है, वो कैन ऑब्टेन, वो ऑब्टेन होता है 2 ग्राम मैग्नीशियम लेते हैं और 2 ग्राम सल्फर लेते हैं। तो उसके बाद बोल रहा है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, और उसके बाद हमारा एक्सेसिव लिमिटिंग रिएजेंट के बाद एक रिएक्शन होने के बाद जो एक्सेसिव रिएजेंट का अमाउंट बचेगा वो भी पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखेंगे लिमिट, ये इक्वेशन है, सोल्यूशन देखो क्या है, मैग्नीशियम है एक और एक सल्फर है, दोनों से रिएक्शन हुई और बनी क्या हमारी मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है। बैलेंस है 1 मोल बैलेंस है। अब देखो दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे 2 ग्राम मैग्नीशियम की दी हुई थी, अब मोल निकालेंगे तो गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, सल्फर मैग्नीशियम की मोलिकुलर मास कितनी होती है 24, सल्फर में भी है 2 ग्राम दी हुई है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट सल्फर की होती है 32। अब देख लो, अब इसको डिवाइड कर लो और जिसकी मोल कम होगी वो हमारी क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट होगी। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि किसकी मोल कम होगी, जिसका डिविडेंट मतलब दोनों में नीचे वाला जो डिविडेंट होता है उसका प्रोपोर्शन कम होगा, वो ज़्यादा तो उसका मोल ज़्यादा होगा, और जिसका ज़्यादा होगा उसका कम होगा, ठीक है। तो इसको देखिए ये वाला हो जाएगा 1/12 और ये हो जाएगी हमारी 1/16। तो कौन सी मतलब लिमिटिंग रिएजेंट होगी, ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि ये पोर्शन हमारी क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। ये हमारी हो गई
लिमिटिंग रिएजेंट। अगर बस आपसे लिमिटिंग रिएजेंट पूछा जाता तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सीधे आप इसको देख के ये तो पता है ना आपको कि 1/16 है तो ये पक्के से 1/12 से कम होगी, हाँ। कि जैसे जैसे हम नीचे डिविडेंड मतलब नीचे वाला पोर्शन डेनोमिनेटर, जिसको डेनोमिनेटर बोलते हैं ना इसको, जैसे जैसे हम डेनोमिनेटर को बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या करता है हमारा कि पूरा का पूरा जो निकलेगा आंसर वो कम होती जाएगी। तो ये नॉर्मल है। डेनोमिनेटर इसकी ज़्यादा है तो इसकी पक्के से क्या होगी हमारी, कम होगी। समझे, ये ज़्यादा हो जाएगा तो अगर डिवाइड ही कर लो, ठीक है। उससे बेटर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो 12 कितना हो जाएगा, ये 0 इसको कर लेते तो कितना आ जाएगा, ये कर लीजिए। 5 से डिवाइड कर दिया हमने 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 6, फिर 25, 3, ठीक है। तो 8 होता है 8, ठीक है। 25 को 3 से डिवाइड करेंगे, 25 को 3 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 8 होगा ना, तो 8/100 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये अभी 1/16 को कीजिए, 1/16 इंटू 100, 16 6 जा 96, ठीक है। 16 से डिवाइड करते हैं 100 को तो सीधे आ जाएगा, ठीक है। 16 6 जा 96, 4.3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.063। हाँ ये भी समथिंग आएगा बट 0.06 ही लेते हैं, समझ गए। तो इसका आगे लिख लेते हैं, ठीक है। ये सॉल्व करो फिर आगे मैं बताती हूँ। चलिए हो गया, लिख लिया यहाँ तक, देखो। देखो हो गया। हम अब हमारी कितने, मैग्नीशियम का वेट कितना आ गया हमारे पास, मोल कितना आया था 0.08, ये हमारी मोल आई मैग्नीशियम की। और हमारे पास सल्फर की मोल कितनी आई 0.06 मोल, ठीक है। अब एक्सेसिव मतलब बोल रहा है कि एक्सेसिव निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस कर दो, मैग्नीशियम में से 0.08 माइनस 0.06 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा मोल लेफ्ट निकाल रहे हैं हम, तो हमारा आएगा 0.02। कितनी आ गई हमारी मोल लेफ्ट। तो अब हमें निकालना है मास, अमाउंट पूछ रहा था तो मास निकालेंगे, मास ऑफ मैग्नीशियम का मास निकालना है। तो ये हो जाएगा 0.02 मोल था इंटू 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.48 इसका ग्राम, इतना हमारा ग्राम आ गया, ठीक है। चलो इतना ग्राम मास हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का बच जाएगा रिएक्शन के होने के बाद, समझ गया। चलो नोट कर लो। चलिए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट तक कंप्लीट हो गया। मतलब देखा जाए तो मोल कॉन्सेप्ट का हमने जो पढ़ा था हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री 11th का। यही वो सब इसी का पार्ट था मोल सब, बट हम मतलब कोई चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने का बात कर रही हूँ मैं। देखो तो इसमें क्या है, जो आपको फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है ना, फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज दिया हुआ है, सेकंड थर्ड पेज, वो सब मैं नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज वो सब ना रीडिंग का है। जैसे कि आपको फर्स्ट पेज में दिया हुआ है कि पूरा का पूरा आपको क्या इंट्रोडक्शन कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के क्या हमारे डेली लाइफ में यूजेस होते हैं, उससे हमें क्या नॉलेज मिलती है, ये सब दिया हुआ है। फिर सेकंड में दिया हुआ है कि वही उसी सबसे रिलेटेड फिर मैटर दिया हुआ है। ये सब आप पढ़ चुके होंगे, मतलब 11 बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना कि मैटर क्या होता है, क्या उसके मैटर की जो स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसका फिक्स जिसका वॉल्यूम हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, मैटर बोलते हैं। मैटर को एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो ये सब, और सॉलिड क्या होती है, जिसकी अमाउंट और मतलब जिसका इंटर पार्टिकल मतलब दोनों के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है ना, जो बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होता है और उसकी वॉल्यूम क्या सबसे फिक्स्ड होती है, तो उसको बोलते हैं सॉलिड। और उसके बाद सेकंड होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट तो हो लिक्विड का, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। वो जैसे लिक्विड जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का फिक्स शेप ले लेती है, लिक्विड कहते हैं उसको। और गैस किसको कहते हैं, गैस का क्या बोलते हैं, उसका कुछ फिक्स नहीं है। वो क्या है, जहाँ पे जैसे कि एक अगरबत्ती घर में रखते हो, जैसे जलाती है पूजा करते टाइम मम्मी, तो आप वो जिस रूम में पूजा करती उसी में धूप नहीं जलता, उस रूम में तो अगरबत्ती जला देती है, लेकिन आपको पूरे रूम में आपको उसकी स्मेल आने लगती है रूम में, ठीक है।
तो वो गैस पार्टिकल हो गई। इसी क्या, फिर उसके बाद मैटर दिया हुआ है कि मैटर कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है, कि एक मिक्सचर होता है और एक प्योर सब्सटेंस होता है। अब मिक्सचर में एक होमोजीनियस मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ये सब आप जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हो, हाँ, कि ये हमें ना 6-7 से ही स्टार्ट हो जाता है हमें पढ़ाना। फिर उसके बाद ये क्या प्योर सब्सटेंस में है, प्योर में है तो एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। तो ये सारा का सारा 6-7 से ही होता है। तो ये आप अगर चैप्टर को रिविजन भी करोगे ना, एनसीईआरटी जैसे दिखा रही हूँ मैं, हाँ यह देखिए मैं एनसीईआरटी दिखा रही हूँ आपको, पेज खोल के देखो। मैं इसी सब का बात कर रही थी कि जैसे ये पेजेस होते हैं, ये वाली पेजेस हैं, ये वाली पेज हो गई, ये वाली डायग्राम हो गई हमारी, हाँ ये वाली डायग्राम हो गई। तो ये सब क्या बोल रहे हो ना, आप इसको खुद भी रिवीजन मतलब पढ़ोगे ना, खुद से रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बिकॉज आप 11th के क्या बोलते हैं 11th के स्टूडेंट है, तो 11th के स्टूडेंट को ना क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ उतना अच्छे से खुद भी इंग्लिश तो पढ़ने आती है ना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब है वगैरह हो गई। उसके बाद इंटरनेशनल नंबर है ये सब। अब ये इसके बाद होगी टेम्परेचर, मास पे कैसे डेंसिटी डिपेंडेंट है, तो ये सब मैं नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है। हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो है क्या बोलते हैं उसको, लॉज, जितने भी लॉजेज है ना केमिकल इक्वेशन कॉम्बिनेशन का, कि जिसके बेसिस पे हमारा केमिकल पूरा का पूरा केमिस्ट्री बेसिक है, बेसिस है, उस लॉज से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लिखिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हेडिंग डालो बेसिक कॉन्सेप्ट का केमिस्ट्री का, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए लॉज, एक मिनट ये फैन की आवाज़, ठीक है। चलो सबसे पहले लिखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो combination of element, combination of elements to form compound is based on 5 laws, ठीक है, 5 लॉज पे बेसिस, ठीक है। नंबर 1 पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मास का इसमें क्या करते हैं हम, कंजर्वेशन में मास का कंजर्व होता है, कि कैसे आपका मास आगे जाके कंजर्व होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। देखो समझ गए, इसको फर्स्ट में मास के कंजर्वेशन बेसिस पे है। अभी सबके नाम पहले लिख लो, फिर एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। देखो ये दिया भी उसी से, मतलब जैसे लिखा हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग आया भी हुआ था, कि सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास आई, फिर उसका डिफिनिट प्रोपोर्शन आई, फिर आगे जाके मल्टीपल प्रोपोर्शन जो होती है हमारी वो वाली आई, कि जैसे आगे आपको जाके ना तकलीफ ना हो, कि मतलब ये इसी के अरेंज में लिखा हुआ है, ईयरली लिखा हुआ है, ठीक है। लिखिए थर्ड है लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये तीनों का नाम लिख लो, फिर हम आगे और लिखेंगे, 2 भी और लिखना है, गेले-सैक वाली और एवोगैड्रो वाली, ठीक है, लिख लीजिए। चलो हो गया। सो फोर्थ लिखिए फोर्थ हमारी है गे लुसैक्स
लॉज, ठीक है, ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। फिफ्थ हमारी है अवागाड्रो, अवागाड्रो लॉ, ठीक है। चल, ये 5 लॉ हमें पूरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ना है, ठीक है। लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से स्टार्ट करेंगे। चलो, चलिए, ठीक है, लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट ला लिए हेडिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, फर्स्ट है हमारा। इट वाज गिवन बाय एंटोनी, ठीक है, एंटोनी नाम है इसका, लेवोसिनी, लेवोजिनी लिखा है, लेवोजिनी, ऐसे कुछ करके इसका नेम का स्पेलिंग है, ठीक है। इन 1789, 1789 में, ठीक है, ठीक है। देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, उल्टा स्पेलिंग, लेवोसिनिज्म, ये होता है सादा स्पेलिंग इसका, स्पेलिंग चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें, ठीक है। चलो, इट वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोजिन इन 1789, 1789 में लॉ दिया गया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इट गिव अस, ये कि एनर्जी नहीं, यहाँ पे मास का कंसंट्रेशन ले रहे हैं ना, हाँ, तो ये इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर, ना ही क्रिएट होती है और नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि मैटर हमारी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉयड होती है, जैसा रहता है वैसा का वैसा ही हमारा डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चलो, समझ गए। देखो बोल रहा है कि इट स्टेट दैट द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि मतलब जो मैटर हमारा है वो मैटर में क्या था, फिक्स वॉल्यूम भी थी और फिक्स क्या था, मास भी थी, अमाउंट भी था, तो बोल रहा है वो ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, जैसा मतलब रहेगा वैसा ही होगा। बस अब उसमें एक जैसे आपने लाइन पढ़ी है ना कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो इसी का ही ये इसका बोल रहा है कि इससे अलग है, मतलब उसी के बेसिस पे बोल रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मैटर यहाँ पे एनर्जी के बेसिस पे ही बोल रहा है, ठीक है। चलो लिख ले, एक एग्जांपल लिख लो इसमें, एनसीईआरटी में ही दिया होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, वो थोड़ा लाइट ज़्यादा पड़ रही थी ना इस पर। चलो एक क्वेश्चन लिखो, कहाँ थे हम, क्वेश्चन बोल रही थी ना, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऑन हीटिंग गर्म करते हैं तो देता है गिव 4.4 ग्राम 4.4 ग्राम CO2 देता है, 4.4 ग्राम CO2 एंड X ग्राम, एंड B बड़ा लिखो
एंड x ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। बोल रहा है अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें हमको अप्लाई करना है अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अप्लाई करके हमें कैलकुलेट करना है मास, ठीक है। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड देन फाइंड अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। समझ गए? चलो समझ गए क्वेश्चन कि एक CaCO3 दिया हुआ है हमारे पास, उसका क्या है, उसमें उसका हीट करते हैं, ठीक है, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो क्या होता है, ब्रेक डाउन, डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो देखो ये है हमारा नॉर्मल सा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हमने हीट करा, ये हीट का सिंबल होता है। तो ये बना हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनी। अब बोल रहा है कि इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 10 ग्राम दिया हुआ है, जिसमें से क्या बोलते हैं हीट करते हैं तो 4.4 ग्राम हमारा क्या CO2 बनता है, 4.4 ग्राम हमारा CO2 बनता है। तो रेस्ट ये x ग्राम हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड का वेट निकालना है बाय कंजर्वेशन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या बोलता है हमें कि मैटर ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। इसका कहने का मतलब मास, इसका जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास हमारा प्रोडक्ट का होगा। क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई का मतलब क्या हुआ, ना नई नहीं बनी, दोनों का इक्वल, दोनों साइड क्या होगा हमारा इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग होगा कि अमाउंट ऑफ, रेड से लिख लीजिए, एक लाइन हेडलाइन जैसे बन जाएगी, लिख लीजिए अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। समझे? चलिए देखो ये आया, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिख दो और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिख दो। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमारा कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है हमारा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, x प्लस 4.4 ग्राम। समझ गए कैसे आया? सो अब कुछ नहीं, अब सॉल्व कर लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 10 माइनस 4.4 इज इक्वल टू 5.6 ग्राम, ठीक है। समझ गए? सो हमारा वेट ऑफ अमाउंट ऑफ ये कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट कितना हो गया, इतना ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हमारी बच गई है, ठीक है, निकल। समझ आएगा? सॉल्व कर लो इसको, ये नोट कर लो। चलिए हो गया, समझ गया? चलो अब लिखो दूसरा लॉ, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सेकंड है हमारा लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। देखो इसके नाम में ही आपको समझ आ रहा है कि क्या होगा, इसका प्रोपोर्शन क्या होगा, डिफिनिट होगा। कहीं से भी लीजिए, इसका प्रोपोर्शन आपको हमेशा डिफिनिट होगा, फिक्स होगा। डिफिनिट का मतलब फिक्स होगा, ठीक है। देखो इट वाज गिवन बाय जोसेफ अंग्रेजों का नाम, प्राउस्ट। देख रहे कैसा कैसा नाम है, जोसेफ प्राउस्ट। ये सब बहुत बड़े केमिस्ट सब थे, मतलब केमिस्ट की साइंटिस्ट वगैरह जो होता है ना, साइंटिस्ट लोग थे। चलो समझ गए, इनके द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ए केमिकल कंपाउंड, इसका हेडलाइन लिखो पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये वाला रफ कर रही हूँ मैं। डिफिनिट का मतलब यहाँ पे आप लिख लेना फिक्स,
ठीक है, चलिए क्या, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन डेफिनिट और फिक्स प्रोपोर्शन, डेफिनिट इसीलिए मैंने वहाँ पे फिक्स लिखवाया, और फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। हमेशा ये डेफिनिट और फिक्स प्रोपोर्शन में ही यूज होगा, इसका मैटर ये नहीं डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये हमेशा डेफिनिट और फिक्स प्रोपोर्शन में ही होगा, ये डिपेंड करता है कि ऑलवेज कंटेन डेफिनिट और फिक्स प्रोपोर्शन किसका, मास का है ना, मास भी इसका फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। चलो समझ गए। देखो एग्जाम्पल के लिए ले लो कि आप पानी बनाने के लिए क्या लिखते हैं हम, पानी बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं, H2 और O2, ठीक है, तो बनता है हमारा H2O, ठीक है। लेकिन हाफ प्रोपोर्शन का मॉलिक्यूल का वाटर दिया रहा है, तो ये कितना हो गया हमारा हाफ। तो इसके बनाने के लिए हमेशा हम क्या लेते हैं कि ये आप इसका प्रोपोर्शन निकालो, तो इसका 2H2 ये 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2H2 16, तो ये हमेशा हमारा 1H2 8 के प्रोपोर्शन में ही होगा, चाहे आप किसी भी जगह का पानी ले लो, या आप डिस्टिल वाटर ले लो, या फिर मतलब क्या बोलते हैं टंकी वाला पानी ले लो, समुद्र का पानी ले लो, नदी का पानी ले लो, कहीं का पानी ले लो, आपको पानी बनाने के लिए 1:8 का रेशियो ही लेना पड़ेगा, समझ गए। चलो नोट कर लो। चलिए हो गया। चलो अभी इस बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखिए। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय, कॉपर ऑक्साइड was prepared by two different method. In first case क्या दिया हुआ है 1.75 ग्राम metal gave 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। और इन सेकेंड केस 1.14 ग्राम ऑफ मेटल gave 1.14 ग्राम ऑफ मेटल gave 1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। अब आप पूछ रहा है सो डैट द डाटा ही क्या बोलते हैं, ये आपको बताने हुए कि फिक्स प्रोपोर्शन है कि नहीं, सो डैट द डेटा जो दिया हुआ ऊपर वाला इलुस्ट्रेट लॉज ऑफ मल्टीपल फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ फिक्स्ड डेफिनेट लिख लो, यहाँ पर डेफिनेट है ना, फिक्स्ड और डेफिनेट सेम ही है लेकिन डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। देखो ठीक है, देखो दो मतलब ये कॉपर ऑक्साइड का दो फॉर्म दिया हुआ है बनाने का फॉर्म, कि पहला केस में क्या था कि हमने एक पूरा का पूरा क्या बोलते हैं एक मेटल लिया था, मेटल का वेट है जिसका 1.75 ग्राम, तो उसमें उसने बनाया 2.19 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। फिर सेकंड केस लिया कि 1.14 ग्राम मेटल लिया तो उसने बनाया 1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। तो अब आपको बोल रहा है कि इस दोनों के देख के मुझे बताओ कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को वैलिड करता है नहीं करता है, मतलब उसके आधार पे सही है कि नहीं है, ठीक है।
चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट केस को लेके चलते हैं। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में हमारा क्या है, वेट ऑफ मेटल का कितना वेट है, वेट ऑफ मेटल दिया हुआ है हमारे पास 1.75 ग्राम, ठीक है। तो और वेट ऑफ मेटल यहाँ पे हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड है तो मेटल तो कॉपर ही होगा, ठीक है। और दिया हुआ है टोटल ऑक्साइड का वेट कितना दिया है, कॉपर ऑक्साइड ये दिया हुआ है 2.19 ग्राम, ठीक है। एक एक करके निकालेंगे। इससे पहले निकालिए परसेंटेज ऑफ कॉपर का, फिर निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का, और फिर इसका पहले वाले का, फिर सेकंड में निकालेंगे वैसा ही सेम कि परसेंटेज ऑफ कॉपर फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और फिर देखेंगे दोनों का जो रिलेशन आ रहा है कि कॉपर बाई ऑक्सीजन उसका दोनों का रेशियो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। या एक को देख के होता है ना, तब वो दूसरा आप देख सकते हो, लेकिन एक को देख के भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए परसेंटेज ऑफ कॉपर कॉपर का परसेंटेज क्या, किस में, कॉपर ऑक्साइड में। तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का परसेंटेज लेंगे तो क्या लेंगे, ये मतलब कॉपर का वेट बाय टोटल वेट इंटू 100, 75 बाई 2.19 इंटू 100। समझ आ गया। चलो इतना तो नोट कीजिए, नीचे नहीं आएगा। चलो ठीक है, हो गए। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन रब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ही पूरा हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। यहाँ तक नोट कर लिए। चलो अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो अब इसी को सॉल्व करिए, यहाँ से ये कैंसिल हो गई, ठीक है। तो इसको आगे करके क्या करोगे, यहाँ पे लिखो, इसको हम 175 है, मैं इसको 219 को 220 कर रही हूँ, राउंड ऑफ करके कर रहे हैं ताकि समझ आ जाएगा, मतलब जल्दी इजी कैलकुलेशन हो जाती है। ऑप्शन दिया रहेगा था। चलो ये हो गया। अब देखो सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। 5 से इसको काटेंगे तो 4 ये हो जाएगी हमारी 3 8 नहीं 3 हो गया 7 37 बाई 44 कि 5 दिए 15 और 2 इसमें से 15 में से 2 25 5 35, ठीक है। 35 बाई 44, ठीक है। अब ये है, इसको काट लीजिए 22 बाई 50, ठीक है। 11 बाई 25 इंटू 35, ठीक है। चलो करते रहिए। 35 25 25 25 75 5 7 8 875 बाई 11, ठीक है। हमारी 875 बाई 11 हो गई। तो अब 875 को 11 से डिवाइड करिए, ये अप्रॉक्स 79 7 के इक्वल आएगा। देखते हैं, 7 से तो होएगा ही। 11 875 7 7 जा 77, क्योंकि 87 है, 88 मतलब 80 के इक्वल आता है, तो 89 के इक्वल ही आना चाहिए, तभी भी कर लो। ये 7 1 50, ठीक है, हो गया। ये 0 1 105, तो ये 9 से ही कर दो 99, क्योंकि वो 7 100 7 11 10 जा क्या होता है 110, तो ये हो जाएगा। चलो तो इसको कर लीजिए, हमारा आ गया ये हमारा 79%, ठीक है। समझ गए, 79% के इक्वल आई हमारी है, ठीक है। अब देखो ये हो गई हमारी कॉपर की परसेंटेज आ गई 79। तो अब हम ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एक का निकाले तो दूसरा को 100 में से माइनस कर देंगे। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस 79 इक्वल टू 21%। समझ गया। चलो नोट कर लो, फिर सेकंड देखेंगे। चलो ठीक है, अब देखिए अब हमें है यहाँ तक आ गया। चलो
अब इक्वेशन सेकंड लिखो, इसका वैल्यू लिख लेना साइड में, आपके पास तो है, मैं लिख लेती हूँ। मेरा आया था, यहाँ पे लिखते हैं, कॉपर का वेट आया था हमारे पास 79%, ऑक्सीजन का आया था हमारे पास 21। ठीक है, अब सेकंड केस, इन केस टू में क्या है, मेटल का वेट दिया हुआ है हमारे पास 1.14 ग्राम, और पूरा का पूरा मेटल ऑक्साइड का वेट दिया हुआ है हमारे पास 1.43 ग्राम। ठीक है, सो कॉपर का वेट निकालेंगे, परसेंटेज कॉपर ही है, मेटल का कॉपर ही है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या, 1.14 बाई 1.42 इंटू 100। ठीक है, चलो सेव करेंगे, 42 नहीं 43 है, चलो ठीक है, तो 114 बाई 143 इंटू 100। ठीक है, चलो समझ गए, चलो यहीं पे कर लेते हैं, इसको कर लीजिए 142 कर दो, कट जाएगा इसलिए 142 इंटू 100, 7 1 5 7 57 और 71। ठीक है, तो ये हो जाएगी, ठीक है, इसको 0 मान लेते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 570 बाई 7, हाँ 7 6 जो क्या होता है 56। ठीक है, तो 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 से 570, 7 6 जा 56, 10। ठीक है, तो 61%। ठीक है, इसका हमारा कैंसिल हो गया ना, 7 8 जा होता है, मैंने गलती कर दिया, 7 8 जा 56 होता है, 7 6 जा 56 थोड़ा होता है, 7 8 जा 56 होता है। ठीक है, 7 8 जा 56, तो ये अप्रॉक्स आएगा आपको 80 के इक्वल। ठीक है, ये अप्रॉक्स आएगी आपकी 80 के इक्वल, बट 80 के इक्वल कब आएगी, जब मैंने इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया था। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद ये भी अप्रॉक्स 79 के इक्वल ही आएगा, 79 और 80 ज़्यादा डिफरेंस नहीं, हल्का का भी डिफरेंस होता है तो हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी अप्रॉक्स 70, ये इसको 80 के इक्वल होगा, 80%। ठीक है, चलो अब इसका ऑक्सीजन का, फिर इसका ऑक्सीजन कितना आ जाएगा हमारा 20 के इक्वल। ठीक है, देखो तब दोनों का क्या रेशियो है, एक मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शन में आ रहा है ना दोनों का रेशियो, कि इसका भी अगर करेंगे तो 20/80 है, इसका भी 20/80, तो 1:4, इसका भी अप्रॉक्स 1:4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर आप कर लो कि इसका फिक्स प्रोपोर्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, CO का, C और O को लेंगे तो ये 79 है, तो इसको भी 80 बना दो, तो ये हो जाएगा, ये भी 4:1 के इक्वल आ रहा है, ये भी हमारा 4:1 के इक्वल आ रहा है। तो इसके बाद हेंस इट इज़ प्रूव डैट, हाँ यहीं पे लिख लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा, नोट कर लो। चलिए हो गया, देखो समझ गया, देखो तो अब लिखो, लिखिए आंसर, लिखिए हेंस दिस डाटा इलस्ट्रेट, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही हमारी। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, बाय क्या, कॉपर H2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 4:1 के रेशियो में आएगा। ठीक है, कहीं से भी लिए 4:1 के रेशियो में आएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, चलो सो रहने देते हैं, हम 2 ही करते हैं। अब हमारा 3 लॉ बचा हुआ है, अब वो तीनों लॉ हम क्या करेंगे, एक साथ पूरा कैच कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट पड़े थे तो हो गया। ठीक है, अब लॉ ऑफ लिमिट, जो 3 लॉ बचा हुआ है, मल्टीपल प्रोपोर्शन का, गै-लुसेक का, एवोगाड्रो, वो तीनों हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है, फिर ये चैप्टर हमारी शायद कंप्लीट हो गई। ठीक है, हाँ देख लेती हूँ मैं एक बार, बिकॉज अब मैं NCERT को लेके चल रही हूँ, तो NCERT के अकॉर्डिंग हमारी ये चैप्टर ये तीनों कर लेंगे। फिर हमारा डाल्टन थियरी रहता है, मैं बता दूंगी, फिर उसके बाद
हाँ, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। बैलेंसिंग मैंने नहीं बताया है तो मैं बैलेंसिंग भी बता दूंगी, ठीक है। चलो, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जरूरी है, मुझे पहले बताना चाहिए था, बट हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे ना, मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, मैं बैलेंसिंग भी एक लेक्चर में बता दूंगी, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं रह गया है, इसमें बस लॉ ऑफ लिमिटिंग मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन का लॉ है, जो आज हमारा 2 कंप्लीट हो गया, 3 बचा हुआ वो मैं करवा दूंगी, और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, बैलेंसिंग या ये करवा दूंगी, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर डाल्टन्स थ्योरी है, वो भी थोड़ा सा छोटा है, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप एनसीईआरटी जाके रीड कीजिए, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो अंदर इनसाइड क्वेश्चन होता है ना, सबसे पहले इनसाइड क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। बाकी की कहीं की बुक छोड़ो, सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व क्या इनसाइड चैप्टर सॉल्व करना। मैंने कितना बार बताया, मैंने बताया भी था कि जैसे फिजिक्स में चैप्टर्स में 48 क्वेश्चन आए थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे, तो केमिस्ट्री में भी वैसे ही है, फिर अब बायो में भी वैसी है, हर जगह मतलब हर चीज़ में आपको इनसाइड क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है। तो इनसाइड चैप्टर को पढ़ो, कॉपी ये जो है ना थॉरली रीड करो, चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीड करो केमिस्ट्री। और ये छोटी छोटी सी चैप्टर होती है, जैसे कि आप किसी भी पैकेज का कोई भी बाहर का बुक ले लो, किसी का कोई इंस्टीट्यूट की बुक ले लो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट छोड़ो, क्या बोलते हैं, कोई एक्स्ट्रा बुक ले लो जो प्रेफर करते हैं, बड़ी बड़ी सी मोटी मोटी सी, उसमें 100 पेजेस 30 पेजेस वगैरह तो नॉर्मल 30 पेजेस होती है, 30 पेज 30 पेज से नीचे तो कोई बुक का नाम ही नहीं होता। हाँ, तो उस बुक में अब 30 पेज में कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, तो एनसीईआरटी की है 5-6 पेज की होती है, कितनी पेजेस है इसमें देखो, ये चैप्टर पेज नंबर आपको देखो 10 और पूरा 10 और 13 पूरा एक्सरसाइज को लेकर 13 पेज है, 13 पेज में आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो 13 पेज नहीं पढ़ सकते हो आप, 2-2 3-3 पेज भी रोज पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रही थी उसके साथ भी आप पढ़ लेते, जो जो मतलब दिया था मैंने कि मोल बढ़ाया, मोल के साथ पढ़ लो। तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के इनसाइड्स क्वेश्चन करो, फिर वो नहीं सॉल्व हो तो आप मेरे इंस्टा पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपका मतलब क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। बस एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना, सब सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में बोल रही हूँ। बायो पे तो करते ही हो आप, बायो तो आपको एनसीईआरटी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, बायो तो करते ही हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी करो, फिर फिजिक्स को स्किप मत करना प्लीज़, एनसीईआरटी फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एनसीईआरटी फिजिक्स की करो, उसको ऐसा कोने में मत छोड़ देना। टीसी पांडे और एचसी वर्मा की वजह से एक बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा क्या गलती करता है कि इसमें नीट के प्रिपरेशन में एचसी वर्मा सॉल्व करने लगता है। भाई क्यों एचसी वर्मा क्यों सॉल्व करना, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो एचसी वर्मा सॉल्व कर रहे हो, नहीं करो एचसी वर्मा सॉल्व, उसमें बहुत लेंदी क्वेश्चन है, वो आईआईटीएंस के लिए ठीक है, ठीक है, बिकॉज हमारे लिए उतना हार्ड आता भी नहीं है। आप खुद सॉल्व कर, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, कितना ईजी है। वो सोचते हैं ना कि एचसी वर्मा अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए ये क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल सा नीट का फिजिक्स है ना लुल हो जाएगा, मतलब बहुत ही जीरो लेवल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। बिना अभी आप मान लो कि आप 12th में हो, हाँ आप ग्रेजुएशन के चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट कर दोगे तो क्या सेम आ जाएगा, नहीं आएगा ना। हर चीज़ का एक रूल होता है, ठीक है। वो एचसी वर्मा पैटर्न अलग होती है, क्वेश्चन की पैटर्न अलग होती है, चैप्टर सेम होते हैं, चैप्टर सेम होते हैं, बट क्वेश्चन की जो पैटर्न होती है ना वो अलग होती है, उस पैटर्न पे नीट वाले क्वेश्चन नहीं देते हैं, इसलिए उतना लेंदी मत जाओ और उतना डीपली मत पढ़ो, बस पढ़ो, अभी जस्ट पढ़ो कि आप पास हो जाओ, बस आपको नीट का, बस आपको कॉलेज मिल जाए, कॉलेज के लिए पढ़ो बस, ठीक है। तो उतना दिमाग, जितना ज्ञान ठूसना है ना अपने ब्रेन में, वो ठूसना जब एग्ज़ाम हो जाएगा हमारा, उसके बाद एग्ज़ाम और काउंसलिंग के बीच में सेलेक्ट हो जाओगे तो काउंसलिंग के बीच में ना टाइम मिलता है, उस टाइम के बीच में ना रिलैक्स होके जो बुक पढ़ना है, वैसे पढ़ोगे तो नहीं क्योंकि बहुत पढ़ लिए तो चलो रिलैक्स होके फ्री। अगर मान लो कि कोई होता है ना किताबी कीड़ा जिसको पढ़ने का मन करता है, तो वो पढ़ने का मन है, जो बुक मन करे उठा के पढ़ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ठीक है। अभी बस एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करो, और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए बुक ले लेना, बट नीट वाली बुक लेना, ठीक है। आईआईटी वाली बुक मत सॉल्व करना, जैसे हॉस्टल में रह रहे होगे तो आपका दोस्त होगा आईआईटी वाला, तो सोचोगे चलो तुम्हारा भी क्वेश्चन देते हैं, उसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो फिर आपका मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका क्वेश्चन अलग होता है और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, हमसे सॉल्व नहीं होता है तो हम सोचते हैं यार हम इतना पढ़े हमको कुछ नहीं आया, मोरल डाउन हो जाता है, हम ना अपने आप को ना अलग तरीके से फील करने लगते हैं। और देखते हो कि वो बच्चा सॉल्व कर रहा है, मेरे से हो नहीं रहा है, वो कर रहा है, अरे भाई देखो तो वो आईआईटी के लिए पढ़ रहा है, आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, तो अलग अलग होता है ना, तो उतना दिमाग पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर वो ज़्यादा करके, अगर कोई लोग बच्चे होते हैं ना साथ में रहते हैं, तो मैथ वाले बच्चे अगर आपको बोले कि हाँ आईआईटी में ये वाला चैप्टर सॉल्व करके दिखाओ, आप बोला लो बायो को बुक दे देना, बोला ये वाला चैप्टर पढ़ के दिखा मुझे। सो अलग अलग होती है ना हर चीज़ की,
ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। बाकी चीज़ें के लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए, जितना फैला सकते हैं फैला दीजिए। चलिए, ओके बाय।